हेलो एवरीवन, आई थॉट लेट अस रिवाइज वन थिंग। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि कंपैरिजन किया करो सर, आप कंपैरिजन पे वीडियो बनाओ एक। तो मैंने सोचा ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री है। प्रेसिडेंट और गवर्नर की जो पोस्ट है, जो पोजीशन है, उसका कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें सामने निकल के आती हैं। देखिए, दोनों को हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है अपने अपने लेवल पे। भारत एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसलिए दोनों के पास नॉमिनल पावर्स होनी चाहिए, एक्चुअल पावर्स नहीं होनी चाहिए। ये आइडिया, ये फंडामेंटली आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करते तो शायद इनको बहुत सारी ढेर सारी पावर्स दे देते। लेकिन फिर भी प्रेसिडेंट और गवर्नर के पावर्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से और कुछ चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर ना होने की वजह से काफी फर्क पड़ जाता है। तो आज हम इस कंपैरिजन को फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि इनको बनाया कैसे जाता है, अपनी अपनी पोजीशन पे लाया कैसे जाता है, तो आपको पता होगा कि प्रेसिडेंट का तो इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, और इस चुनाव के अंदर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर सभी लोकसभा के इलेक्टेड एमपीज, सभी राज्यसभा के इलेक्टेड एमपीज, सभी स्टेट्स के एमएलए जो इलेक्टेड हैं, और सभी यूनियन टेरिटरीज जिनकी लेजिस्लेचर है उनके इलेक्टेड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन गवर्नर की जो अपॉइंटमेंट होती है, दैट इज अपॉइंटेड बाय द सेंटर और अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ऑफ कोर्स दोनों की ही पावर्स के बारे में मैं आगे बात करूंगा, लेकिन आपको इतना समझना जरूरी है कि गवर्नर तीन तरीके से काम करते हैं। वो हेड ऑफ द स्टेट भी है, वो ब्रिज बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट भी है, लेकिन वो एक तरीके से एजेंट ऑफ द सेंटर भी है। वो इसलिए क्योंकि जो इनकी अपॉइंटमेंट है, इट इज गवर्न्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर का मतलब है कि इनकी कोई फिक्स्ड टेन्योर या टर्म नहीं है जिसके थ्रू ये आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक तौर पे इनको कभी भी इनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है और कभी भी किसी और स्टेट में ट्रांसफर किया जा सकता है। इस वजह से द डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर इज एप्लीकेबल ऑन द पोजीशन ऑफ गवर्नर वंस अपॉइंटेड। लेकिन प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होते हैं तो इनके ऊपर प्लेजर या डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर नहीं अप्लाई होती, क्योंकि ये तो महामहिम है। इनको रिमूव करने के लिए आर्टिकल 61 के अंदर आपको पार्लियामेंट्री इंपीचमेंट करवाना पड़ेगा। उस पार्लियामेंट्री इंपीचमेंट का बेसिस होगा वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को प्रूव करने के बाद आपको पार्लियामेंट के अंदर या दोनों हाउसेस के अंदर स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को हटाने के लिए। तो इस तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट होता है। बहुत सारे कमिटीज ने ये भी रिकमेंड किया है कि आप गवर्नर की पोजीशन में भी कुछ ऐसा ही इंपीचमेंट या रिमूवल का प्रावधान ले आइए, ताकि सेंटर का कंट्रोल थोड़ा कम हो और गवर्नर की पोस्ट थोड़ी सिक्योर्ड रहे। अब सेकंड जो डिफरेंस क्रिएट होता है वो आता है स्कोप ऑफ डिस्क्रिशन ऑन डिसाइडिंग मैटर्स। मामलों को डिसाइड करने के लिए या एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए लेजिस्लेटिव पावर्स को भी उनके कितना डिस्क्रिशन है, मतलब वो कितना काम अपनी मर्जी से कर सकते हैं, इस चीज को लेकर फंडामेंटल डिफरेंस है प्रेसिडेंट और गवर्नर के आर्टिकल्स में। वो इसलिए क्योंकि प्रेसिडेंट का जो आर्टिकल है जिसमें यह बोला गया है कि एक प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, वहां पे ये लाइन स्पष्ट लिखी गई है दैट द प्रेसिडेंट शैल एक्ट अकॉर्डिंग टू द एड एंड एडवाइस। इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास ऑप्शन नहीं है कि वो अपनी मर्जी से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के खिलाफ जाके कोई मामला डिसाइड करे। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के अंदर प्रेसिडेंट कुछ अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। इसका मतलब प्रेसिडेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाम की चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन नाम की चीज नहीं है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ क्या रिश्ता है, उससे रिलेटेड आर्टिकल है 163, और इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और चीफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे काम करना है। बट वहां पे यह शब्द शाल नहीं लिखा गया, मतलब वहां लिखा गया है दैट द गवर्नर will there shall be a chief minister and a council of ministers to aid and advise the governor। ये नहीं लिखा है that governor shall act according to that advice। इनफैक्ट ये लिखा है कि on matters where the governor believes that he has discretion or she has discretion, the governor will be the final authority to decide। मतलब जिन मामलों में डिस्क्रिशन है गवर्नर की, उन मामले में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पे वो काम नहीं करेंगे।
और वो कौन से मामले होंगे ये गवर्नर का फैसला डिसाइड करेगा, विच brings a huge ambiguity in the way governor functions. इसी वजह से आप गवर्नर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ज्यादा कंट्रोवर्सी देखते हो. Add this and you will understand why governors create or governors are associated with more controversies rather than president and government. कभी कभी प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट का भी आपस में नहीं बनता है. जैसे प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह थे, राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उनकी भी आपस में नहीं बनती थी, बट उनके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते हैं तंग करने के लिए. गवर्नर के पास ज्यादा ऑप्शंस है. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको बोला गया है कि कुछ मामलों में आपकी डिस्क्रेशन है. अगर हम कंपैरिजन करें इसी चीज का वीटो पावर्स के साथ, वीटो पावर्स का मतलब जब भी कोई बिल पार्लियामेंट से पास होके प्रेसिडेंट के पास आता है और इस केस में कोई बिल स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास होके गवर्नर के पास आता है, तो उसमें भी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों है. पहले सिमिलैरिटी समझते हैं. प्रेसिडेंट के पास जब बिल आता है तो प्रेसिडेंट के पास ये ऑप्शन है कि वो उस बिल पे साइन कर दे. दूसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट उस बिल को वापस भेज दे, यानी रिटर्न कर दे फॉर रिकंसिडरेशन. और तीसरा ऑप्शन ये है कि प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर दे, मतलब विदहोल्ड असेंट टू द बिल. ये तीन ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं होती. ये मैं ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहा हूं, ऑर्डिनरी कानून की बात कर रहा हूं. मैं मनी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल को इसके अंदर नहीं इंक्लूड कर रहा. वहीं गवर्नर के पास एक एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है. वो एक्स्ट्रा ऑप्शन है कि वो किसी बिल को प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं. तो ऑप्शन नंबर 1, बिल गवर्नर के पास आए, वो उसे साइन कर दें. ऑप्शन नंबर 2, बिल गवर्नर के पास आए और वो उसे वापस भेज दें, रिटर्न कर दें, है ना. ऑप्शन नंबर 3, बिल गवर्नर के पास आए, वो मना कर दें साइन करने से, यानी विदहोल्ड असेंट टू द बिल. एंड ऑप्शन नंबर 4, वो बिल को फॉरवर्ड कर दे, आगे फॉरवर्ड कर दे टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. कौन से मामलों पे बिल फॉरवर्ड करना है, उसमें सिर्फ एक ही मामला संविधान में लिखा है, अ बिल दैट ट्राइज टू डेरोगेट द पावर्स ऑफ स्टेट हाई कोर्ट. स्टेट के हाई कोर्ट की पावर्स को जो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, सिर्फ उसी के ऊपर ये लिखा गया है कि वो पक्का ही पक्का प्रेसिडेंट को रेफर करना है. बाकी और कौन से मामले प्रेसिडेंट को रेफर करने, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है. एक और चीज आपको यह समझनी है कि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से इसमें क्लैरिफिकेशन मिला है. क्या क्लैरिफिकेशन मिला है? गवर्नर की जो पावर्स है उनमें से कौन सी वो डिस्क्रिशनरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहली बात तो गवर्नर डिस्क्रिशनरी तरीके से प्रेसिडेंट को बिल रेफर कर सकते हैं. इसका मतलब अगर किसी बिल को प्रेसिडेंट को रेफर करना है, वो डिसीजन, वो फैसला गवर्नर का खुद का अकेले का होगा. चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस हो या ना हो मैटर नहीं करता. दूसरा, बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, जिसको अंग्रेजी में सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, यह भी गवर्नर की खुद की मर्जी से हो सकता है या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस से हो सकता है. इसका मतलब ऑप्शन है कि गवर्नर अपनी मर्जी से बिल को वापस भेजते हैं. सेम वे प्रेसिडेंट के लिए भी कौन से बिल को वापस भेजना है एक बार रिकंसिडरेशन के लिए असेंबली पार्लियामेंट के पास, यह भी प्रेसिडेंट की खुद की मर्जी होती है. डिस्क्रिशनरी पावर उनकी होती है. ठीक है. अब आप यह समझिए कि गवर्नर क्या अपनी मर्जी से बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, यानी जहां पे विदहोल्ड असेंट लिखा है, विदहोल्ड असेंट लिखा है यानी बिल को साइन नहीं किया, बिल खत्म हो गया, क्या गवर्नर अपनी मर्जी से ऐसा कर सकते हैं? द आंसर इज नो. बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल के अंदर जजमेंट दी और नवंबर में प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के द्वारा दोबारा यह बताया कि गवर्नर अपनी मर्जी से बिल को रिजेक्ट नहीं कर सकते. इसका मतलब अगर वो बिल को साइन करने से मना करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली असेंबली के पास रिकंसिडरेशन के लिए चला जाना चाहिए. इसका मतलब गवर्नर अपनी मर्जी से बिल को मार नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते कि आगे ये कानून ना बने. ठीक है. अब आते हैं, यहां पे हमने समझा वीटो पावर्स का डिस्टिंक्शन. पार्डनिंग पावर्स का डिस्टिंक्शन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 और 161, इन दोनों आर्टिकल्स के थ्रू आपको यह समझना है कि पार्डनिंग पावर्स प्रोवाइड की जाती है दोनों को, यानी कुछ मामलों के अंदर माफी प्रोवाइड करने की या सजा को डिफरेंटली कम करने की.
किस तरीके की पार्डनिंग पावर होती है? पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रिस्पाइट और रिप्रीव। ठीक है, पार्डन का मतलब है कि जिस पर्टिकुलर व्यक्ति को सजा हुई है उसकी सजा को भी खत्म कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, और उसकी कन्विक्शन को भी रिवर्स कर दिया गया। दैट मींस द पर्सन इज डिक्लेयर्ड नॉट बीइंग गिल्टी ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम। उसने क्राइम ही नहीं किया था। पार्डनिंग के लिए आप तब जाते हो, माफी के लिए तब जाते हो जब आपके सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू पिटीशन, क्यूरेटिव पिटीशन सब खत्म हो जाते हैं, आखिरी अपील खत्म हो जाती है, तब आप जाते हो। कन्विक्शन की बात करें तो कन्विक्शन को रिवर्स करने को पार्डनिंग कहते हैं। सजा की सिवियरिटी को कम करने के लिए या डिग्री को कम करने के लिए, डिग्री ऑफ सिवियरिटी को कम करने के लिए जो एक्शन लिया जाता है उसको कम्यूटेशन कहते हैं, which means converting death penalty into life sentence is commutation. Converting rigorous imprisonment into simple imprisonment is commutation. रेमिशन होता है ड्यूरेशन कम करना। अगर आपको 20 साल की सजा हुई है उसे 10 साल कर देना, ये रेमिशन है। अगर आपको 15 साल की सजा हुई है उसे 7 साल कर देना, ये रेमिशन है। रिस्पाइट का मतलब होता है किसी स्पेशल सर्कमस्टांसेस की वजह से आपकी सजा को कम करना। स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो सकती है प्रेगनेंसी, डिसेबिलिटी, टर्मिनल इलनेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और रिप्रीव का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, फॉर सम टाइम, आपके पनिशमेंट के एग्जीक्यूशन पे स्टे लगा देना। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डेथ पेनल्टी मिली है, आपने मर्सी पिटीशन फाइल की है और मर्सी पिटीशन के अगले ही दिन आपको फांसी होने वाली है 15 तारीख को, तो आपकी जो एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस है उसको 15 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा। तो ये होता है पीसीआर 3, पार्डन, कम्यूट, रेमिशन, रिस्पाइट, रिप्रीव। प्रेसिडेंट के पास ये पावर है यूनियन लॉज से रिलेटेड, गवर्नर के पास ये पावर है स्टेट लॉज से रिलेटेड। बट मोर इंपॉर्टेंटली, टू फंडामेंटल डिफरेंसेस हैव टू बी अंडरस्टूड। What is the number one fundamental difference? That president can pardon court martial cases as well. यानी मिलिट्री कोर्ट, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जो अदालतें होती हैं उनके दिए गए फैसले को भी प्रेसिडेंट रिवर्स कर सकते हैं, जबकि गवर्नर के पास ऐसी कोई पावर नहीं होती। दूसरा, अगर किसी डेथ सेंटेंस को, डेथ सेंटेंस मतलब मृत्यु दंड किसी को मिला है, कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी को मिला है, उसको कंप्लीटली पार्डन करना है। कंप्लीटली पार्डन, फर्स्ट वन विच इज कन्विक्शन रिवर्स, यू आर बाइज्जत बरी, यू हैव नॉट कमिटेड द क्राइम। ये काम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। दिस कैन नॉट बी डन बाय गवर्नर। दैट मींस गवर्नर माइट कम्यूट अ डेथ सेंटेंस, डेथ सेंटेंस को लाइफ इंप्रिजनमेंट बदल सकते हैं, कैन रेमिट, कैन रिस्पाइट, कैन रिप्रीव, इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन पार्डन नहीं कर सकते हैं कंप्लीटली। These are the two differences between president and governor as far as pardoning power is concerned. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में गवर्नर और प्रेसिडेंट में कोई खास फर्क नहीं है, सिवाय इस बात के कि आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं, आर्टिकल 213 के अंदर गवर्नर इशू करते हैं। दोनों की ये पावर डिस्क्रिशनरी नहीं होती, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि गवर्नर सिर्फ स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं, जबकि प्रेसिडेंट कंकरेंट लिस्ट और यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। ऑफ कोर्स गवर्नर कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट के ऊपर भी ऑर्डिनेंस बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्पेशल पावर्स की, तो स्पेशल पावर्स में एक स्पेशल पावर यहां पे दिखती है आपको प्रेसिडेंट की, इन कंपैरिजन। अब डिस्क्रिशन की बात करते हैं, डिस्क्रिशन की कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जो गवर्नर के पास होती है। डिस्क्रिशन नंबर 1 है आर्टिकल 356 के अंदर। आर्टिकल 356 के अंदर गवर्नर रिपोर्ट बना के भेज सकते हैं प्रेसिडेंट को अपनी मर्जी से, विदाउट चीफ मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस, एंड से दैट यस सर, दिस स्टेट नीड्स प्रेसिडेंट रूल, दिस स्टेट नीड आर्टिकल 356 इमरजेंसी, बिकॉज ये कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से काम नहीं कर। 2024 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आता है विच सेज दैट the prosecution of sanction of sanction नहीं, उल्टा बोल दिया, sanction for prosecution in criminal cases और corruption cases, ये जो सैंक्शन देना होता है प्रोसिक्यूशन के लिए, ये भी गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है।
इसका एक एग्जाम्पल है कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर और उनका परिवार, जिनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन करने के लिए कर्नाटका के गवर्नर ने अपनी मर्जी से फैसला लिया, क्योंकि पीएमएलए के अंडर, पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर उनके अगेंस्ट केस करना था। आई थिंक इट वाज प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट और पीएमएलए, एक बार चेक कर लेना। बट ये सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है उसके अगेंस्ट केस फाइल करने से पहले, इन्वेस्टिगेशन जो प्रोसेस है केस का उसको शुरू करने से पहले आपको उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी से पूछना होता है। अब मिनिस्टर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो गवर्नर ही है, इसलिए गवर्नर से पूछा गया, वो भी डिस्क्रिशनरी पावर है। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर इज ऑल्सो रिलेटेड टू मैटर्स इन 6th शेड्यूल। 6th शेड्यूल के कुछ मैटर्स में उनकी डिस्क्रिशनरी पावर लिखी गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी 6th शेड्यूल एरिया के अंदर माइनिंग की लीज प्रोवाइड की जाती है, माइनिंग का लाइसेंस या लीज प्रोवाइड की जाती है, तो उसके बदले में उस ऑटोनॉमस काउंसिल को, जो ऑटोनॉमस काउंसिल वहां बनी है, उसको कितनी रॉयल्टी पे की जाएगी, ये अमाउंट फिक्स कर सकते हैं गवर्नर अपनी मर्जी से, विदाउट चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस। तो इसका मतलब कुछ जगहों पे ये डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है गवर्नर को संवैधानिक तौर पे, प्रेसिडेंट को कहीं पे भी नहीं दी गई। अगर हम बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेशल पावर्स, तो प्रेसिडेंट की भी कुछ स्पेशल पावर्स है जो गवर्नर के पास नहीं। जैसे प्रेसिडेंट के पास ये स्पेशल पावर है कि वो किसी एरिया को 5th शेड्यूल एरिया डिक्लेयर कर सकता है, ये पावर गवर्नर के पास नहीं है। प्रेसिडेंट के पास ये स्पेशल पावर है कि वो किसी पर्टिकुलर वो आर्म्ड फोर्सेस का सुप्रीम कमांडर है, ठीक है, ये पावर गवर्नर के पास नहीं है। सो देयर आर सम स्पेशल पावर्स व्हिच द प्रेसिडेंट हैज बट द गवर्नर डज नॉट हैव। This type of comparison is important to understand what is the basic fundamental difference between the president and governor. So चाहे वो appointment और election हो, scope of discretion हो, pardoning power हो, veto power हो, ordinance power हो, special powers, गवर्नर और प्रेसिडेंट की पावर्स में कुछ ऐसे फर्क हैं। और हमारे कोर्स के अंदर आप देख सकते हो कि हम इसी डेप्थ में, इसी डिटेल में चीजों को पढ़ाते हैं। एडिशनली करंट अफेयर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेलेवेंट करंट अफेयर्स फिल्टर करके प्रीलिम्स ओरिएंटेड कंटेंट आपको पढ़ाया जाएगा एपिक कोर्स के अंदर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ द्वारा अलाइंड यूपीएससी सेंट्रिक न्यूज पढ़ाई जाएगी, ना कि कोई भी न्यूज जो करंट अफेयर्स के नाम पे आपको बताई जा रही है। इसके अलावा अगर आप स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स को इंटीग्रेटेड तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो प्रीलिम्स 1 के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं। और इस पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर और सभी कोर्सेज के ऊपर वी आर प्रोवाइडिंग अराउंड 25% डिस्काउंट। तो आप एक बार वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हैं प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।